Hello everyone and I welcome you all to another informative session of Educator। मेरा नाम है प्रणय शर्मा और इस YouTube चैनल में हम डिस्कस करेंगे भारत को अफेक्ट करने वाले कुछ इम्पोर्टेंट इश्यूज को। तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन से। आज का सेशन एक बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में होने वाला है जो कि काफ़ी सुर्खियों में भी है। विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स ने 30 साल पुराने इश्यू को एक बार फिर सुर्खियों में लेकर आए हैं। लेकिन जहां 90 के दशक में लोगों ने कश्मीरी पंडितों के प्लाइट को नज़रअंदाज कर दिया था, विवेक जी ने आज की जनरेशन में ये मुद्दा उठाकर हम सबको सवाल पूछने पे मजबूर कर दिया है कि पंडितों के एक्सोडस के लिए आखिर कौन सही में जिम्मेदार है। आज़ादी के बाद जब कव्वालियों ने कश्मीर पर हमला कर दिया था, तब वहां के राजा हरि सिंह जी ने अपनी रियासत को हिंदुस्तान में शामिल कर लिया। ग्राउंड लेवल पे जनता को भारत की तरफ झुकाने में नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर शेख अब्दुल्ला का मेजर रोल था। बाद में वो जम्मू कश्मीर रियासत के पहले प्रधानमंत्री बने। भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला की यारी दोस्ती कोई मुन्ना सर्किट जैसी स्टोरी तो हरगिज नहीं थी। 1948 से लेकर 1982 तक कई बार अब्दुल्ला की सरकार को बर्खास्त किया गया। हालांकि उन्हें वापस लाकर हमेशा सीएम बना दिया जाता था। 1982 में शेख अब्दुल्ला की मृत्यु के बाद उनके बेटे फारूक अब्दुल्ला ने गद्दी संभाली और 1983 में इलेक्शंस होता है जहां फारूक अब्दुल्ला बड़ी आसानी से जीतकर कश्मीर की बागडोर संभालते हैं। यहां तक हालात सामान्य लगते ज़रूर हैं, लेकिन पर्दे के पीछे अलग ही कहानी चल रही थी। जब 70 के दशक में शेख इंदिरा अकॉर्ड साइन होता है, तब काफ़ी सारे इस्लामिस्ट इस अकॉर्ड का विरोध भी करते हैं, क्योंकि एक तरह से इस अकॉर्ड में ये बात मान ली गई थी कि कश्मीर में प्लेबिसाइड नहीं होगा। तो जो नींव जो है कश्मीरी पंडितों के एक्सोडस की, वो तो 70 और 80 के दशक में ही डाल दी गई थी। इसी बीच पाकिस्तान में मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट और आईएसआई पावर में आए। इन्होंने इस बात को मान लिया कि हिंदुस्तान को वो कन्वेंशनल लड़ाई के जरिए तो हरा ही नहीं सकते। तब पाकिस्तान के डिक्टेटर जिया अल हक ने अलग हथकंडे अपनाए कश्मीर पर जीत हासिल करने के लिए। इनफैक्ट उनका एक लाइन बड़ा फेमस भी है, ब्लीड इंडिया विथ 1000 कट्स। जिया अल हक और जो उनकी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है, उन्होंने भारत में चल रहे राजनीतिक उथल पथल का खूब फायदा उठाया और रेडिकल इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाना शुरू किया। कश्मीर में 1984 के दौरान सेंट्रल गवर्नमेंट फारूक अब्दुल्ला के अगेंस्ट हो जाती है और स्टेट में फारूक के ब्रदर इन लॉ गुलाम मोहम्मद शाह को कुर्सी पर बिठाया जाता है। उन्हें सेंटर का सपोर्ट तो ज़रूर मिला, लेकिन कश्मीर की जनता का नहीं। इसलिए वो स्टेट के अंदर ही रेडिकल इस्लामिस्ट से हाथ मिला लेते हैं ताकि कश्मीर में उनकी पकड़ मजबूत हो जाए। इसी के बाद कश्मीर में कई जगह हिंसा होते हैं और कश्मीरी हिंदुओं को टारगेट भी किया जाता है। काफ़ी सारे टेम्पल्स को भी डैमेज किया जाता है। इसी दौरान 1986 में बाबरी मस्जिद के ताले खोल दिए गए, जिससे काफ़ी सारे कश्मीरी मुसलमान नाराज़ हो जाते हैं। जगह जगह प्रोटेस्ट होते हैं और देखते ही देखते ये प्रोटेस्ट वायलेंट हो जाता है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि अनंतनाग में हुए दंगों के लिए गुलाम मोहम्मद शाह जिम्मेदार थे, क्योंकि उन्होंने जम्मू सिविल सेक्रेटेरिएट में मस्जिद बनाने के आदेश दिए। यह मस्जिद वहां बनाया जाना था जहां एक प्राचीन हिंदू मंदिर हुआ करता था। गुलाम ने बाद में कश्मीर में भड़काऊ स्टेटमेंट्स दिए और लोगों से ये कहा कि इस्लाम खतरे में है, जिसके बाद दंगे भड़क उठे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन सभी बातों से नाखुश होकर गुलाम को हटाकर एक बार फिर फारूक को वो गद्दी पर बिठाते हैं। लोगों को भी ये बात समझ में आने लग गई कि कश्मीर में सरकार तो नाम मात्र है, असल पावर तो केवल दिल्ली में है। फारूक अब्दुल्ला, राजीव गांधी और मुफ्ती मोहम्मद सईद एक डील करते हैं और फारूक राजीव अकॉर्ड साइन करके 1987 के इलेक्शंस को साथ मिलकर लड़ते हैं। इसी इलेक्शन में मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट नाम की एक कोएलिशन पार्टी भी लड़ती है। सबने ये एक्सपेक्ट किया था कि इस्लामिक पार्टीज के कोएलिशन से बनाई गई ये पार्टी इलेक्शंस में जीत कर आएगी, लेकिन जब चुनाव के नतीजे आए तो एनसी और कांग्रेस के खेमे में जश्न शुरू हो गया। मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के लगभग सभी नामी लीडर्स इस चुनाव में हार गए। बाद में सबको ये बात पता चली कि इलेक्शंस रिगिड थे और यहीं से कश्मीर घाटी में मिलिटेंसी की शुरुआत हुई। कई मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के नेता आगे चलकर नामी आतंकवादी और अलगाववादी बनते हैं। ये लोग एक तरह से भारत के सिस्टम पर से भरोसा खो देते हैं और इन्हें लगने लगता है
कि पाकिस्तान के आईएसआई से हाथ मिलाकर ये कश्मीर को आज़ाद कर देंगे। बड़े लेवल पे कश्मीर के नौजवान सीमा पार जाने लगे और मिलिटेंसी की ट्रेनिंग लेकर कश्मीर में दहशत फैलाते हैं। इस रेडिकलाइजेशन के बढ़ने का एक और कारण था और वो ये था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस्लाम की बढ़ती ताकत। 80 के दशक में अफगानिस्तान में सोवियत के खिलाफ जिहाद हुआ, फिर ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन आया जिसमें आयतुल्ला खोमेनी ने सत्ता हासिल करी, फिर पैलेस्टाइन में हामस मुस्लिम ब्रदरहुड का उदय हुआ और अरब देशों से वहाबिज्म का स्प्रेड हुआ। ये सारे कारणों की वजह से कश्मीरी युवाओं को ये लगने लगा कि जब सोवियत रशिया जैसी महाशक्ति अफगानिस्तान से हार सकती है तो फिर भारत की क्या औकात है। धीरे धीरे सारे नौजवान जिहाद का रुख अपनाते हैं और गली गली 20 से 25 साल के लड़के AK-47 जैसे राइफल लेके घूमने लगे। रलीव गलीव चलीव के नारे हर जगह लगने लगे। रलीव यानी कि कन्वर्ट हो जाओ इस्लाम में, गलीव यानी कि कश्मीर छोड़ दो और चलीव यानी कि मर जाओ। तो ऐसे थ्रेटनिंग मैसेजेस मस्जिदों के लाउडस्पीकर से कश्मीरी पंडितों को दिया जाने लगा। JKLF यानी कि जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट जैसे आतंकवादी संगठन हर इंसान को टारगेट करने लगे जो प्रो इंडियन थे। इसी दौरान कई प्रोमिनेंट कश्मीरी पंडितों की भी हत्या की गई। 4 जनवरी 1990 को लोकल उर्दू न्यूज़पेपर हिज़्ब उल मुजाहिदीन का इशू किया हुआ प्रेस रिलीज जारी करते हैं जिसमें सभी पंडितों को कश्मीर छोड़ने का आदेश दिया जाता है। हिट लिस्ट जारी करी जाती है और पंडितों के अगेंस्ट उनके घरों पर बॉम्ब फेंके जाने लगे। कई इन्फ्लेमेटरी स्पीचेस दिए गए और पाकिस्तान के बेनज़ीर भुट्टो ने भी ओपनली जिहादियों का साथ दिया। 8 दिसंबर 1989 को एक बहुत बड़ी वारदात होती है जिसमें गृह मंत्री की बेटी रुबैया सईद को किडनैप कर लिया जाता है और भारत की सरकार विवश हो जाती है 5 आतंकवादियों को छोड़ने के लिए। इस इंसिडेंट के बाद जगमोहन को कश्मीर का गवर्नर बनाया जाता है ताकि कश्मीर पे सेंटर का इनडायरेक्ट कंट्रोल हो जाए। फारूक अब्दुल्ला इससे नाखुश होकर 19 जनवरी 1990 को रिज़ाइन कर देते हैं। जगमोहन जिन्हें कश्मीर की बागडोर 19 तारीख से संभालनी थी, वो खराब मौसम के कारण वक्त पर श्रीनगर नहीं पहुंच पाए और अगले 2 दिन कश्मीर में कोई सरकार, कोई बॉडी नहीं थी पंडितों की सुनने के लिए। इस भय से लोग पलायन करना शुरू कर देते हैं और जब 21 तारीख को जगमोहन फाइनली श्रीनगर पहुंचते हैं तब रेडियो टीवी के माध्यम से उन्होंने पंडितों को सुरक्षा देने के बजाय उन्हें पलायन करने से एनकरेज करते हैं और जगमोहन का यही फैसला आगे चल के एक बहुत ही बड़ा कंट्रोवर्शियल डिसीजन साबित होता है। आज आप अच्छी तरह से जानते हैं कि पंडितों के एक्सोडस को जेनोसाइड कभी माना ही नहीं जाता क्योंकि जगमोहन को अपोज करने वाले ये मानते हैं कि उन्होंने कुछ खास ऐसा किया ही नहीं था कि जिससे पंडित कश्मीर में रुक जाते। अब सवाल ये उठता है कि पंडितों की त्रासदी के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है। कांग्रेस कहती है कि बीजेपी और VP सिंह जिम्मेदार है क्योंकि जगमोहन जब गवर्नर बनाए गए थे तब सेंटर में VP सिंह की ही सरकार थी जो कि भाजपा के समर्थन से चल रही थी। वहीं बीजेपी का कहना है कि आर्टिकल 370 और कांग्रेस के दौरान ही कश्मीर में राजनीतिक उथल पटक हुई, इसलिए इसके लिए कांग्रेस ही जिम्मेदार है। पावर में चाहे जो भी हो लेकिन इस एक्सोडस के लिए सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज ही नहीं, हम जैसे आम जनता भी जिम्मेदार है क्योंकि आफ्टर ऑल 2 दिन का शोर शराबा और फिर जुल्मियों का हीरो बनना यही तो जनता की फितरत है। जाने से पहले मैं एक और चीज पर रोशनी डालना चाहूंगा कि 2021 में केरल कांग्रेस ने RTI फाइल किया था ये जानने के लिए कि 1990 की इंसर्जेंसी के बाद कितने कश्मीरी पंडित मारे गए और उस RTI में ये बात सामने निकल के आई कि बीते 31 सालों में आतंकवादियों ने 1724 कश्मीरियों की हत्या करी जिसमें 89 कश्मीरी पंडित थे और बाकी दूसरे धर्म के लोग थे। तो ये जो मूवी है द कश्मीर फाइल्स, इसको आप एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना कि नफरत के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मिलिटेंसी की वजह से वो लोग भी शिकार हुए थे जो कश्मीरी पंडितों के फेवर में आए थे। इसी के साथ हमारा आज का ये सेशन एंड होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और हम मिलेंगे आपसे फिर ऐसे ही किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने। थैंक यू वेरी मच।